स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड क्लासेस में। दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। मतलब दोस्तों आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि 2009 से 2024 तक के एग्जाम में जितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ चुके हैं और उनमें से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो 110% आपके एग्जाम 2025 में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों हम उसी क्वेश्चन की बात करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आपका एग्जाम 2025 में है दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों सब्जेक्टिव का? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। अधिकार से आप क्या समझते हैं दोस्तों? अधिकार के बारे में देख लेते हैं, अधिकार क्या होता है। दोस्तों अगर बात करें मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है अधिकार की चर्चा आपसे हम करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार दोस्तों क्या होता है? दोस्तों मौलिक अधिकार क्या होता है? किसी देश के संविधान द्वारा उस देश में निवास करने वाले नागरिकों को जो अधिकार संविधान देता है उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। और दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अधिकार को परिभाषित करें, राइट्स से आप क्या समझते हैं? अधिकार क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। एक होता है मानव अधिकार के बारे में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मानव अधिकार से संबंधित कौन सी संस्था आज भी काम कर रही है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन है अधिकार क्या है। दोस्तों अधिकार हमारे जीवन की ऐसी अनिवार्य दशाएं हैं। देखिए क्या करें, अधिकार हम राइट्स, जीवन जीने का अधिकार, रहने बसने का अधिकार, स्वच्छ जल स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार, इज्जत एवं गरिमा के साथ समाज में जीने का अधिकार, इसे बोलते हैं अधिकार। कह रहा है अधिकार हमारे जीवन की ऐसी अनिवार्य दशाएं हैं जहां मानव व्यक्तित्व का विकास अधिकारों के विकास में ही संभव है। मतलब मानव व्यक्तित्व का विकास, अगर समाज में मानव रहता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी का विकास दोस्तों अधिकारों के विकास से ही संभव है। मनुष्य के सदजीवन के लिए राज्य की आवश्यकताएं हैं। राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है जिनसे वे अपना विकास कर सकें। राज्य एक और नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, आजादी देता है, जिससे वे अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास कर सके। नागरिकों की वे मांगे जो समाज के कल्याण के, देखिए यही वाला ये टर्न टॉपिक है, कह रहे हैं नागरिकों की वे मांगे जो समाज के कल्याण के लिए होती हैं, जिन्हें समाज स्वीकार कर लेता है। राज्य इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था करता है, इसे ही अधिकार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। मतलब अधिकार का सीधा सिंपल जवाब क्या है? अधिकार एक व्यक्ति में व्यक्तित्व का सही तरह से विकास हो जाए, समाज उसे किसी भी तरह से कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जाति धर्म देखकर कोई भी ऐसी परंपरा उस पर न थोपे। ठीक है, और यहाँ तक कि मानव का सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और नैतिक विकास हो सके, इस तरह के अधिकार राज्य लागू करने की सिफारिश करता है, ऐसी व्यवस्था करता है। अपने राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के लिए यही अधिकार कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में बदनाम क्वेश्चन है, खासकर मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं ये नहीं पूछेगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, खैर आप तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अधिकार के बारे में, यहाँ मानव अधिकार के बारे में भी आप समझ लीजिएगा। मानव अधिकार से दोस्तों संबंधित संस्था क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ध्यान दीजिएगा, मानव अधिकार से संबंधित संस्था कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में आपसे बता दिया गया। मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के भाग 3 से है, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 में इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था कि वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये अधिकार के बारे में परिभाषा था। देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का अगला क्वेश्चन 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बंदी बनाए गए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोस्तों उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। कर रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है, ठीक है। मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से संबंधित एक आज्ञा पत्र है, जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। अब सोचो हम कोई कर्मकांड किए नहीं है, हम किसी का हत्या में शामिल है नहीं, हम किसी में मारपीट में शामिल है नहीं, हमें पुलिस क्या करी, हमें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके जेल में डाल दी, तो हमारी रिहाई को लेकर जो आज्ञा पत्र जारी होता है दोस्तों उसको बोलते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जारी करे, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जारी करे, ठीक है, उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। कर है बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र अदालत, पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को जारी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। जारी करता है बंदी को अदालत में, मतलब जो बंदी बनाया गया दोस्तों व्यक्ति होता है उसको अदालत में पेश किया जाता है, किया जाए या उसके विरुद्ध लगे आरोपों को, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसके विरुद्ध लगे आरोपों को अदालत में बताया जाए, यही उसकी क्या मामले की सुनवाई के लिए सबसे पुख्ता प्रमाण होता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये दोस्तों आपके एग्जाम का सबसे बदनाम क्वेश्चन है और सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है 12th एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में, जिनका भी एग्जाम देना होगा वो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, समानता का अधिकार क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी का अधिकार क्या है दोस्तों, समानता का अधिकार क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है समानता का अधिकार, दोस्तों समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। समानता के अधिकार को या विधि के समक्ष समता के अधिकार को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा, किसी के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, संसाधनों की पहुंच उसके पास यह स्थापित हो जाएगी, न्यूनतम उसकी जो आवश्यकता होगी, इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। करे समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है, ठीक है, 14 से 18 में उल्लेखित है, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी लिंग, देखिए चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, वर्ण, जाति, वंश, क्षेत्र का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा, क्या करे, प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, घूमने फिरने की आजादी, नौकरी पाने की आजादी, कोई भी कार्य करने की आजादी, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब इक्वालिटी यही कहता है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में। खासकर अनुच्छेद 14 में दो तरह की, ठीक है, व्यवस्थाएं की गई है एक नागरिक के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों का अंत कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक खत्म नहीं हो पाया, खैर देखिए छुआछूत आज भी समाज में है और ना कभी खत्म होने वाला है, क्योंकि व्यक्ति का ये सब, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा अधिनियम 1955 द्वारा छुआछूत के प्रथा को दोस्तों बंद कर दिया गया है और ऐसा इसका ये अधिनियम करता है समर्थन। अगर ऐसा कुछ होता है समाज में छुआछूत को लेकर, कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं आज भी समाज में अगर धड़ल्ले से चल रही है तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे कारावास की सजा दिया, मतलब उन्हें जेल में डाला जा सकता है। मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहता है समाज में रहने वाले सभी लोगों के बीच एक तरह से समानता का स्थापित हो सके, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर जाति, धर्म, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसको बोलते हैं समानता का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ बार बार हम एक क्वेश्चन को बार बार क्यों रिपीट करें कि आपका एग्जाम 2025 में, ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को कवर कर लेना सब्जेक्टिव में जितना पढ़ाया गया 5 से, देखिए लगभग मेरे ख्याल से 125 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, उतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ज्यादा रायता नहीं फैलाना है। ये पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, 30 क्वेश्चन का 30 × 5 कर लीजिए, लगभग 150 क्वेश्चन का आपको सेट देंगे हम, उतना ही से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। आ गया तो आने का संभावना नहीं है यार, बता रहे हैं हम ना, नहीं आएगा बस। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बदनाम है, सोचो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला क्वेश्चन बदनाम है। अब ये नहीं पूछा ससुरा क्या पूछेगा, वो यही पूछेगा क्वेश्चन,
समानता का अधिकार पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोल्ड वार क्या है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 में वैश्विक स्तर पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक तरफ पूर्वी में सोवियत संघ रूस था, एक तरफ पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका था। दोनों के बीच में इतना तीखी तीखी बहस थी, मतलब युद्ध को लेकर, शांति को लेकर नहीं। 1945 के पश्चात और 1991 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि अब न तब तीखी बातों के माध्यम से या अब न तब थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो ही जाएगी। इसे ही कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। और शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय ऐसी अवस्था से जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित एवं तनावपूर्ण हो जाए, और ऐसा लगे कि अब न तब मार हो ही जाएगा। गांव में क्या होता है, मार देंगे, अब हो जाए, होता नहीं है झगड़ा, ऐसे ही होता है। किंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध न हो रहा होता है, शीत युद्ध कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 में सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। हालांकि युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर फांसीवादी ताकतों को हराया, लेकिन 1945 के पश्चात उनमें टकराव आ गया और तनाव उभरने लगे, यहाँ तक कि उनके संबंध बिगड़ने लगे। इसी टकराव को या तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तो रहा क्वेश्चन सब्जेक्टिव, आपके एग्जाम में क्या पूछे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव, आप एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि शीत युद्ध का समय कब से कब तक माना जाता है। 1945 से 1991 तक चला था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1945 के पश्चात। शीत युद्ध का अंत कब हो गया, 1991 में। कब, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, एक मिनट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम का आपके बदनाम क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ तक कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत पूरे वर्ल्ड में कैसी व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी। एक ध्रुवीयता का दौर आ गया था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका एकमात्र शक्ति उभर कर सामने आई थी, जो लगभग आज भी कायम है। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता। पहली बात, अब यहाँ लोकसभा के बारे में पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लोकसभा के बारे में, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा को बोलते हैं संसद का निम्न सदन। क्या बोलते हैं, निम्न सदन, ठीक है। अब विपक्ष का इसमें क्या काम हो सकता है, मुद्दे को गिनवाना, विकास के कार्य न हो उसको लेकर वहां देना चुनौती, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करना ताकि आप बहुमत पेश कर सके, ठीक है। मतलब समय समय पर सत्ताधारी दल के नेता लोगों को, लोकसभा के विपक्ष के नेता यह याद कराते रहते हैं कि आप कौन कौन से काम किए हैं, आपके वादे ऐसे थे जो आप भूल गए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, संसद का कौन सा निम्न सदन है, लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन और क्या पूछेगा, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला है, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवांकर, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य। आखिर लोकसभा में विपक्ष का नेता अभी राहुल गांधी है, ध्यान दीजिएगा, जो समय समय पर मोदी जी की कान की खिंचाई करता है किसी मुद्दे को लेकर, ध्यान दीजिएगा, करते हैं। कर लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्यों की आलोचना करना है कि आप किए हैं कि नहीं किए, क्या वादे थे आपके जो आप भूल के बिसर गए हमें, ठीक है। नियंत्रण के अन्य साधनों के प्रयोग से सत्तारूढ़ दल सजग रहता है। मतलब अब देखिए, विपक्ष के नेता कब कौन सा मुद्दा ला दे, किस मुद्दे पे तीखी बहस छेड़ दे, इसको लेकर सत्ताधारी दल के नेता क्या होते हैं, बिल्कुल रहते हैं अटेंशन, ठीक है, कि भाई रहो सचेत। अभी अडानी वाला मुद्दा चल रहा है, अभी पूरा बहस चल रहा है, आप समझ रहे हैं लोकसभा में। कर लोकतंत्र में विपक्षी दल होना बहुत जरूरी है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो सोचिए क्या हो सकता है। एक दल का हो जाएगा प्रभुत्व, जो करेंगे मन अनुसार, आप अपने अनुसार करेंगे। करें लोकसभा में विपक्षी दल के कारण सत्तारूढ़ दल यह सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि उनके द्वारा कोई गलत कदम न उठाए या उठाए ताकि विपक्षी दल उस कार्य का लाभ उठाकर जनता को अपने पक्ष में कर ले। ऐसा होता है। 5 साल काम नहीं कीजिएगा, विपक्षी दल उड़ के सामने आएगा, हंगामा कर देगा, जनता से वोट वसूल लेगा, अगली बार सरकार हमारी बन जाएगी। हमारी बनेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लोकसभा में विपक्ष नेता का और क्या कार्य है? लोकतंत्र की रक्षा करना, ठीक है, सरकार के विरुद्ध गलत निर्णय पर आंदोलन करना। खैर आंदोलन शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, मतलब हड़ताल शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन आपको अधिकार है, ठीक है, सरकार की ऐसी योजनाओं का बहिष्कार करना जो आपके हित से संबंधित नहीं हो, ठीक है, इसको लेके कर है। जनता की शिकायत को सरकार के सामने मजबूती से पेश करना, मतलब सीधा सिंपल बात है, यदि आपकी सरकार है और हम क्या है, विपक्ष के नेता हैं, तो हमारा क्या काम होगा कि हम आपके द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करें कि आप कौन काम किए हैं, कौन काम नहीं किए, आपके वादे थे, झूठे थे, रोजगार दिए कि नहीं दिए, ठीक है, ये सब मेन मुद्दा है इसका। एक बार इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति क्या होता है? आपातकालीन शक्ति। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपातकालीन शक्ति जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है किसी देश का बाहरी आक्रमण हो रहा हो, आंतरिक अशांति के आधार पर, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या संविधान के अनुसार, केंद्र के अनुसार कोई राज्य काम नहीं कर रहा हो, या देश की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो, उस समय राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत संविधान के भाग 18 में इस बात का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों विश्व के प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में आपातकालीन व्यवस्थाएं रहती है, ठीक है। संकट काल में ऐसी स्थिति जब मतलब ज्यादा उतावलापन इससे समाज में कुछ भ्रामिक परिस्थिति फैल जाए, संकट काल में शीर्ष प्रभावशाली तथा नवीन कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय संविधान में से भी जर्मनी के वाइमर संविधान की तरह राष्ट्रपति को विविध आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आपको भले समझ में नहीं आ रहा हो तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश के अंदर खतरा हो रहा हो, दो समुदाय के बीच आपसी मतभेद हो गई हो, देश का आंतरिक स्थिति सही नहीं हो, देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, देश का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या देश का कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य संविधान के तहत नहीं चल रहा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। और दोस्तों, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति हमारे संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित, ठीक है, अधिकार को कहां से लिया गया दोस्तों, ठीक है, यहीं से लिया गया है, ध्यान, जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। हाँ, और रही बात 352 के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की बात बताइए। क्या उद्देश्य है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इसमें वर्तमान में 193 देश है, 193 देश। इसका सबसे नवीन देश कौन है? दक्षिणी सूडान। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। इसके टोटल 6 अंग हैं, लेकिन इसके क्या उद्देश्य कर है? संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को और सुरक्षा को बनाए रखना। बिल्कुल। कई देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्र की
कार्यवाही में तालमेल व्यवस्थित करना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है, आपसे भी पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन क्या है, नगर निगम के क्या कार्य है। ससुरा इतना नाम लिखा है और हम बीते 4-5 बता दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। नगर निगम का कार्य ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन द्वारा, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में, ठीक है, नगर निगम संविधान में जोड़ा गया था। प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी, ध्यान दीजिएगा। क्या कार्य है, तो नगर क्षेत्र की नालियां बनाना, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करवाना, देखभाल करना है, कूड़ा करकट गंदगी की सफाई करवाना, ये क्या बताना, ये सब चीज, ठीक है। पीने की पानी का प्रबंधन करना है, नालियां पुलों उद्योगों की सफाई का निर्माण करना है। अरे नगर निगम का कई गो काम है, तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको लिखवाने का पढ़ाने का जरूरत है हमको है? नगर निगम शहर में क्या काम है, अब म्यूनसिपलिटी का काम तो होना चाहिए नगर निगम का, नहीं ये सब नहीं, ये सब इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसका कार्यकाल क्या है। दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, ठीक है। पद पर बना रहता है। राज्यपाल एक राज्य के पद धारण किए हुए दूसरे राज्य का भी राज्यपाल पद संभाल सकता है, मतलब एक राज्यपाल किसी 2 राज्यों के राज्यपाल के पद को संभाल सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम का बिल्कुल बदनाम क्वेश्चन है, मुन्नी बदनाम क्वेश्चन, बदनाम, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखें, संक्षिप्त विवरण दे, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, चलिए एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ाते हैं आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है, परिवार में हुआ था। उन्होंने देश में जाति विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। वह दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा रहे। वह विद्वान और बुद्धिजीवी भी थे। वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भी थे। कालांतर में उन्होंने अनुसूचित जाति, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसकी स्थापना किया था, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रिपब्लिकन पार्टी के गठन के योजनाकार भी थे, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1935 से 1945 के दौरान ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय की काउंसिल में मेंबर भी बने थे। वह देश के लिए निर्माण कार्य करने वाली संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। वही प्रारूप समिति की बात करिए जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात जवाहरलाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में वे मंत्री भी बने रहे। उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर भी अपनी असहमति दर्ज कराई थी और मंत्री परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, ध्यान दीजिएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्ष अर्थात 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। मतलब इनके जीवनी को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। हम यहाँ भले पढ़ा दे रहे हैं लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक एक पॉइंट एग्जाम हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का बदनाम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन्होंने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नक्सलवादी आंदोलन। दोस्तों नक्सलवादी आंदोलन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको पढ़िए अपने से। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई। चीन समर्थक ने गुट ने अपनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। इन लोगों पर माओ के विचारों की स्पष्ट छाप थी, जो हिंसात्मक साधनों से समाजवादी क्रांति करना चाहता था। उसका शुरू से यही विचार था बेचारा। 1967 के चौथे आम चुनाव में, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में गैर कांग्रेसी पार्टियों को सफलता मिली, इसलिए वहां गठबंधन सरकार बनी जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण शामिल हो गए। लेकिन चरमपंथी तत्वों ने इसे पसंद नहीं किया और दोस्तों चारू मजुमदार व कानून को मतलब सन्याल के नेतृत्व में उन्होंने एक हिंसक घटनाएं की। दार्जिलिंग के नक्सलवादी क्षेत्र में उन्होंने भूमिपतियों की हत्या करके जमीनों पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसे
मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। धीरे धीरे यही दोस्तों नक्सलवादी आंदोलन पूरे बिहार में आप देखते होंगे, पहले था अब नहीं है, आंध्र प्रदेश, केरल आदि राज्यों में पूरा फैल गया। ठीक है, निसंदेह यह राष्ट्र विरोधी आंदोलन था, राष्ट्र के विरोध में था। अब नक्सलवादी क्या चाहते हैं आप लोग, वो अपने हितों की रक्षा करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यथाशीघ्र दमन किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी पार्टियों का, नक्सलवादी आंदोलन का दमन आज भी है। आज भी क्या है समाज में, ऐसे ऐसे मतलब कुछ पार्टियां हैं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने किसी क्षेत्र विशेष के मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष पेश करना और अपने हितों की रक्षा करना होता है। यही था नक्सलवादी आंदोलन, जिसकी शुरुआत लगभग मेरे ख्याल से हुआ भी था, वेस्ट बंगाल से हुआ था। ध्यान दीजिएगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हुआ था, जिस पर सरकार आज भी काम कर रही है और कितने लोगों तो इसमें आत्मसमर्पण कर लिया। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, बदनाम क्वेश्चन है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल में मृत जंतु मलमूत्र कूड़ा करकट आदि फेंकने से जल प्रदूषण होता है, बच्चा बच्चा जानता है। औद्योगिक कारखानों के गंदे अपशिष्ट उत्पादन का नदियों में जाने से होता है। अतात्विक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को करते हैं दूषित। वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ होते हैं। ये सब जल प्रदूषण ज्योग्राफी वाले भी पढ़े होंगे, आप खैर पॉलिटिकल आप भी पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल का क्या अर्थ है। बिल्कुल बदनाम क्वेश्चन है दल बदल। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको लाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, दल बदल कहलाता है। दल बदल अपनी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति या पार्टी में उपेक्षित महसूस करने की स्थिति में कोई सदस्य पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है। पार्टी के आदेश के उल्लंघन के कारण पार्टी से उन्हें निकाल भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत मेंबर अपनी मर्जी से भी पार्टी छोड़ सकता है, इसे ही दल बदल कहा जाता है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाकर दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी वो है जो नाकामयाब साबित हुआ। आज भी देखिए हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार कितनी बार पलटे, इतिहास बन गया है। अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल के सीएम कौन रहे, सीएम नीतीश कुमार। ठीक है, 1991 में पुनः संविधान संशोधन किया गया, एक नया कानून लाया गया जिसके अनुसार कोई भी मेंबर दल बदल कर सकता है तो वह सदन की मेंबरशिप को खो देगा और किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य होगा। अध्यक्ष का फैसला रहता है, मामले में अंतिम माना जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष बोलेगा वही आपको मानना पड़ेगा। दल बदल जहां का सबसे बदनाम क्वेश्चन है 1985 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग भी इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व क्या है। दोस्तों 1952 से 1967 तक के आम चुनाव में केवल केंद्र के साथ साथ राज्य में भी इकलौती पार्टी ऐसी थी जिसका नाम था कांग्रेस, उसे ही बोला गया एक दलीय प्रभुत्व का दौर। कहा गया एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जहां राजनीतिक प्रक्रिया में एक ही दल प्रभुत्व होता है। प्रजातंत्र में कम से कम दो दलों का प्रभावशाली होना अनिवार्य माना जाता है। साम्यवादी देशों में संविधान द्वारा ही एक दल को मान्यता प्रदान की जाती है, अन्य देशों में बहुदलीय प्रणाली है। और वर्तमान के हमारे भारत में दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग गांठ बांध के चलिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय व क्षेत्रीय दलों में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय क्या है, अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय दलों में अंतर स्पष्ट करें। चलिए ध्यान से सुन लीजिए, अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय दल 15 क्वेश्चन का सेट है। कर है, अखिल भारतीय पार्टी ऐसी पार्टी है जो सारे देश या उसके अनेक राज्यों में कार्य करती है, जैसे कांग्रेस, भाजपा। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का कार्य केवल क्षेत्रीय स्तर तक ही होता है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अखिल भारतीय पार्टी सारे देश के हित को लेकर अपने ध्यान में रखती है, जबकि क्षेत्रीय पार्टी अपने किसी विशेष क्षेत्र के हित को लेकर ध्यान, मतलब ऐसे वो देखिए
अब ये देखिए, आपको यहाँ क्या समझना है, ये जो तेलुगु देशम है आंध्र प्रदेश की, शिरोमणि अकाली दल है, AIDMK तमिलनाडु की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की है, ठीक है, शिरोमणि शिवसेना महाराष्ट्र की है। हाँ, ये ऐसी पार्टियां हैं जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, ठीक है, जबकि क्षेत्रीय पार्टी का सरोकार अपने क्षेत्र के हित को ध्यान में रखकर होता है, कर रहा है कि ऐसी पार्टी राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करके अपने क्षेत्रीय हित के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आज भी दोस्तों हमारे भारत में कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जो क्या करती है, अपने हितों की रक्षा के लिए किसी क्षेत्र विशेष, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, पहला पूछा है क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं, तब पूछा है अखिल भारतीय दल से आप क्या समझते हैं। यहाँ मेन अर्थ ये है कि अखिल भारतीय पार्टी पूरे लगभग हमारे पूरे भारत में काम करती है, पूरे भारत के विकास को लेकर, पूरे भारत के क्षेत्र के विकास को लेकर कार्य करती है। लेकिन दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी किसी क्षेत्र विशेष के मुद्दे को लेकर अपने हित को साधती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये था कि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपका ध्यान दीजिएगा, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन का सेट, अब ये आपको लगता होगा कि मात्र 15 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 15 क्वेश्चन हम कैसे याद कर सकते हैं, तो याद नहीं करना है आपको, 15 क्वेश्चन याद बिल्कुल नहीं करना है। आप एक दो बार वीडियो को देखिएगा, थोड़ा तेजी से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखने के पश्चात क्या करना है, एक बार अपने से खाली क्वेश्चन को लिख लेना है कॉपी में, इतना इतना लाइन छोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इतना लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर क्वेश्चन फिर इतना लाइन, और अपने से परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में जो जो मन कर लिखिएगा। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा अधिकार क्या है, इसको क्या करना है, अब ये पूरा नहीं लिखना है आपको, आपको बस क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सही करना है 110% पूरे के पूरे, और अधिकार से क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको मौलिक अधिकार भी डालना है, मानव अधिकार भी डालना है, सबसे ऊपर अधिकार को डालना है। अगर क्वेश्चन आ गया आपसे एग्जाम में बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो यह मौलिक अधिकार का एक तरह से क्या है, रीट जारी है, रीट जारी होता है दोस्तों, ये भी एक तरह से अधिकार है जो क्या होता है, गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्तियों के समक्ष आगे पत्र जारी होता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, अब देखिए यही क्वेश्चन क्या करिएगा, पहला क्वेश्चन लिख लिया अधिकार क्या है, ठीक है, मान जैसे लिख लिया अधिकार क्या है, अब इतना लाइन छोड़ देना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ठीक है, अब अपने से घर बैठे हैं, काम हम नहीं है, अपने से लिख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, अधिकार क्या है, शीत युद्ध क्या है, अपने से, क्योंकि वहां लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव रखने से नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने से होगा। जब आपको उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द सारे फैक्ट पता होंगे, आप सोचिए आपको हैसियत युद्ध के बारे में, इक्वालिटी भी, ये देखिए समानता का अधिकार में क्या होता है, देखिए क्या कर रहा है, समानता, सभी लोग क्या है, समान होंगे, हमारे समाज में रहने वाले सभी लोग समान होंगे, उनके उन्हें उन्हें उनसे या उनके किसी भी जाति, धर्म, लिंग, कुल, वंश, इस मतलब ऐसी इस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सभी लोग समान है, सभी लोग के लिए समान कानून है, किसी एक के लिए प्रॉपर कोई कानून की व्यवस्था नहीं की गई है, इसको बोलते हैं समानता। अब घर बैठे हैं तो समान प्लस समानता क्या हो जाएगा, सभी लोगों के बीच समान एक तरह से व्यवहार किया जाए, कोई भी किसी भी मतलब कोई भी ऐसी पार्टिकुलर को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसको बोलते हैं समानता। अब घर बैठ कर अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान दीजिएगा। 15 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्जेक्टिव की यही पार्ट 2 दोस्तों बात करेंगे, इसी का आपका पार्ट 2 वीडियो होगा। दोस्तों जाने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।